वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर कर रहे थे। पेपर नंबर 4 हमने किया था, उसका पार्ट 2 आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर रहता है 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। 3 घंटे होते हैं आपको पेपर को करने के लिए। ठीक है, पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे अगर हम पेपर को देखें तो आपका पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है। बोर्ड का जो पेपर होता है सेट 3 कर रहे थे हम। ठीक है, सेट 3 हमने इससे पहले पार्ट 1 में सेट 3 का पार्ट 1 हमने देखा है। पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पैटर्न आप सभी को पता होगा कि किस तरह से पेपर आता है, पैटर्न क्या रहता है। जैसे 1 से लेके जो 12 तक क्वेश्चन रहेंगे ये आपके एमसीक्यू रहेंगे और ये सभी एक एक नंबर के होंगे। 13 से 18 तक क्वेश्चन रहेंगे, वो 2 नंबर के होंगे। 19 से लेकर फिर 23 तक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपका 24, 25, 26 जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो आपका रहेगा मानचित्र हो गया, आपका जो है कार्टून हो गया और पैसेज, इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन रहेंगे। एंड आपका 27 से 30 तक जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपका 6-6 नंबर वाला। तो ये सभी आपको पता ही होगा। हम डायरेक्ट पेपर की तरफ आएंगे जहां से हम जो है सेट आपका जो मतलब पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 से हम स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पे आपका जो है ये सेक्शन जो है टोटल आपका 12 मार्क्स का है। इसके अंदर 4-4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है गद्यांश वाला है, पैसेज आप इसे कह सकते हैं। इसको आपको पढ़ना है और उसके पूछे गए जो क्वेश्चन है इसके आंसर देने। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आज के समय आप देखते होंगे भारत की विदेश नीति के बारे में बहुत डिस्कस किया जाता है कि भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है, ठीक है, और भारत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन विदेश नीति के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहला यानी विदेश नीति का जो निर्माता है वो कौन है। अगर आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, जैसे कई बच्चे होंगे जिनको आंसर नहीं आता हो, आपको गद्यांश पे आना है और आपको देख लेना है, गद्यांश में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो भारत के प्रथम जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और राष्ट्रीय एजेंडा जो है इन्होंने तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या है, विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1947 से 64 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। तो यहाँ पे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपको देखना है इसके अंदर, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन जो ग है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आपका जो राइट आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू जी है, हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पहले का आंसर। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य थे। ठीक है, तो नेहरू के विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य थे, तो आपने पढ़ा होगा हमारी जो विदेश नीति है उसके उद्देश्य क्या है। तो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को जो है बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज जो है रफ्तार से हमें आर्थिक विकास करना। ये सारी चीजें सही हो जाएगी। ये सारे हमारे विदेश थे उद्देश्य थे। ठीक है, विदेश नीति के। तो ऑप्शन घ जो है उपरोक्त सभी ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आप इस गद्यांश में भी पढ़ सकते हैं, आपको इसमें भी आंसर हिंट मिल जाएगा या आंसर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बड़े जो है आपके उद्देश्य थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता है उसको बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से हमें जो है आर्थिक विकास करना। ये इनके उद्देश्य थे, तीनों लिखे हुए। और ऑप्शन जो है आपका घ राइट हो जाएगा। हम आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है आपका, लोकतंत्र के हिमायती उपरोक्त गद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो लोकतंत्र के हिमायती आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, गद्यांश में जाना है। अगर इसमें आपको आंसर मिल जाता है तो यहाँ से आपको लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत और अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वाले जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है राइट आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी थर्ड है, इसका जो है राइट आंसर क निकल कर आ जाएगा। हम आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो हमने पहले ही पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन जो क है वो निकल कर राइट आ जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से गद्यांश हो जाता है। 4 नंबर का पूछा जाएगा, इसके अंदर आपको हिंट भी मिल जाएगा या आपको आंसर भी इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते, अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते,
यहाँ पे क्वेश्चन है 24 इंग्लिश मीडियम में जो हमने ऊपर किया, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, बाकी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आना है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसे हु इज कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव क्या थे फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी, तो ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। एंड आपका तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, इन द अबव पैसेज एडवोकेट जो है एडवोकेट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव बीन यूज्ड फॉर, जो है किसके लिए यूज हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो ए है अंबेडकर, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट जो है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको पता होगा, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में थे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो मानचित्र के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, मानचित्र वाला होगा, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन जैसे पूछे गए, हम अगर देखें यहाँ पे तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला सरदार पटेल का गृह राज्य कौन सा था, तो आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे आज के समय हम गुजरात जो गुजरात जिसे जानते, वहीं से जो है जो गुजरात स्टेट है वहीं से जो है इनका मतलब सरदार पटेल का गृह राज्य जहां पे ये रहते थे, तो राइट आंसर जो है गुजरात निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए पोट्टी श्री रामुलु से संबंधित राज्य, तो इन्होंने जो है हड़ताल किया था जिसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य बनाने के लिए भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये आपका आ जाएगा कौन से राज्य से संबंधित है, वह राज्य जिस पर बौद्ध चंद्र ने है जो शासन किया था, तो ये राज्य था आपका मणिपुर, ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। एंड आपका 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजित से सबसे प्रभावित राज्य कौन सा था, तो वो था पंजाब। पंजाब दो भागों में बट गया था, आपको पता होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई थी पंजाब में, जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान, ठीक है, वहीं से अगर जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो इधर आ गए, जो भारत में मुस्लिम थे उधर चले गए, तो बहुत ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था पंजाब। तो ये हो जाएगा, आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे यहाँ पे आपको प्रयोग की गई जानकारी क्रम संख्या जैसे 1, ठीक है, 2, 3 एंड आपका 4 यहाँ पे लिख देना है। संबंधित अक्षर क्या है, तो आपको मैप में जाके पता चलेगा। तो मैप आपको मैं अभी दिखाऊंगा। आप इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सरदार पटेल होम स्टेट कौन सा था, तो गुजरात, जैसा कि मैंने आपको बताया गुजरात राइट आंसर आ जाएगा। द स्टेट रिलेटिंग टू जो है पोट्टी श्री रामुलु, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्रा जो है राइट आंसर आ जाएगा। एंड पूछा गया थर्ड क्वेश्चन, द किंगडम जो है दैट बोध चंद्रा सिंह जो है रूल किया था, जहां पर मणिपुर आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड आपका जो है आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट अफेक्टेड बाय जो है राइट आंसर आपका पंजाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में आंसर है। यहाँ पे अल्फाबेट आपको यूज कर लेना है, मैप में आपको देख के ही पता चलेगा कौन सा अल्फाबेट है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो सरदार पटेल से रिलेटेड जो है पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा पहले का डी। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे पहला लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जो अल्फाबेट है वो डी आएगा, और यहाँ पे राइट आंसर जो है जैसे वो आ जाएगा आपका गुजरात। तो ऐसे आपको लिखना है, हिंदी में आप भी आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे आपको डी लिखना है। ठीक है, संबंधित अक्षर क्या है, डी है। एंड आपका जो है यहाँ पे गुजरात लिखना है आपको। तो ऐसे ही आपको मैप करना है। आगे हम और क्वेश्चन दिखा दे आपको, जो और आपके दिए हुए अल्फाबेट, जैसे हमने पहले का डी तो देख लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था द स्टेट रिलेटिंग जो है पोट्टी श्री रामुलु, तो ये राइट आंसर जो है यहाँ पे सी देखेंगे आप, तो ये आपका दूसरे का आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी आंध्र प्रदेश। आप थर्ड की तरफ आएंगे तो जहाँ पे बौद्ध चंद्र जो है उन्होंने शासन किया था, रूल किया था, यहाँ पे आपको बताना है, तो वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका मणिपुर। ए आप डाल देंगे तीसरे का। एंड सबसे प्रभावित राज्य कौन सा था जब विभाजन हुआ था, तो वो आपका आ जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको फिल करना है। ये जो आपके बॉक्स दिए रहेंगे ऐसे पेपर में दिया रहेगा, आपको यहीं पे कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ये है आपका कार्टून से रिलेटेड। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका आसियान का यहाँ पे दिया हुआ है झंडा। ठीक है, ये क्या है, आसियान। आसियान क्या है, आसियान एक संगठन है जो कि किसका है, दक्षिण एशिया में जो देश है उसमें 10 देश शामिल है, उनका एक संगठन है। ठीक है, आपको पता होगा
यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है आप इस चित्र को देखेंगे, इस चित्र में कौन से संगठन के बारे में पूछा गया है, तो आसियान ऑप्शन जो का है वो निकलकर राइट आंसर निकलकर आ जाएगा। ठीक है, आसियान के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, यानी आसियान का ये चित्र है। आगे अगर हम देखें अगले क्वेश्चन को, तो निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो आसियान में जो टोटल जो सदस्य देश है आसियान के, आसियान में जो कंट्री है टोटल वो है 10। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, आसियान 10 कंट्री है टोटल। 5 सदस्य देशों ने इसकी स्थापना करी थी, फिर बाद में 5 और ऐड हो गए थे। इसको पूरा मिलाकर अगर हम देखें तो 10 देश हो गए, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम देख लें तो म्यांमार आ जाता है, ठीक है, थाईलैंड आ जाता है, लाओस आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मतलब आई, ठीक है, मैं सबसे पहला जो अल्फाबेट है उनका लिख दे रहा हूँ, इंडोनेशिया। फिर जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड आपका जो लास्ट आ जाता है फिलीपींस। ठीक है, 2 4 और भी आ जाते हैं, जैसे आपका जो है सिंगापुर हो गया, और 10 देश है, तो टोटल 10 देश इसमें शामिल है। मैं 10 के 10 को यहाँ पे आपको लिख के जो है दिखा नहीं सकता, इसीलिए मैंने अल्फाबेट से आपको समझाया है। म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हम इंडोनेशिया, यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे ब्रुनेई आ गया, यहाँ पे फिलीपींस आ गया, एंड आपके 10 देश है टोटल। तो इसमें पूछा गया कौन सा देश नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जापान इसमें शामिल नहीं है, तो राइट आंसर जापान निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन घ इसका। आसियान के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और संगठन के बारे में कोई क्वेश्चन आए कि उनके उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो आपको सारी चीजों में आपने पढ़ा होगा सबके उद्देश्य क्या है, विकास करना ही है, आपस में एक जो है एक शांति बनाए रखना, ये चीजें आपकी कॉमन है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। चित्र में जो दिखाई गई धान की जो 10 बालियां आपको दिख रही होगी, उसका प्रतिनिधित्व मतलब उसका मतलब क्या है, किसका प्रतिनिधित्व करती है वो, विकास का, शांति का, एकता का, या 10 देशों का? तो ये है 10 देशों को दिखाती है कि इसके अंदर शामिल जो 10 देश है उसको दिखा रहा है। धान की जो 10 बालियां है आप चित्र में देखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे 10 बालियां आप देख सकते हैं, ये किसका प्रतीक है, तो ये है 10 देशों का प्रतीक। ठीक है, आगे हम आए अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम अगला क्वेश्चन है, बाहरी जो गोल घेरा है, आप अगर देखेंगे आप चित्र को, तो मैं इंग्लिश मीडियम ले रखा हूं जैसे इधर, तो यहाँ पे जो बाहरी ये गोल घेरा है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये किसका प्रतीक है, संघर्ष का है, एकता का है, शांति का, या युद्ध का है? तो ये सभी एकता का प्रतीक है, ऑप्शन जो खा है वो एकता राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये चित्र वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इंग्लिश मीडियम में यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया था, द लोगो ऑफ विच रीजनल जो है ऑर्गेनाइजेशन इज विजिबल इन द पिक्चर, तो आसियान ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए हम अगले क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में ही, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, तो कौन सा कंट्री है, जापान, ऑप्शन जो डी है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जापान जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जो है व्हाट डू द 10 जो है इयर्स ऑफ जो ऑफ पैडी सोन इन द पिक्चर रिप्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है आपका, ठीक है, यहाँ पे व्हाट डू यू द 10 इयर्स ऑफ पैडी सोन इन द, यहाँ पे जो है 10 कंट्रीज, सॉरी 10 कंट्रीज, ऑप्शन जो डी है वो निकल कर आ जाएगा, 10 देशों को दिखा रहा है। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द आउटर सर्कल के बारे में पूछा गया, तो वो यूनिटी के बारे में, ऑप्शन बी जो है ये निकल कर आ जाएगा, यूनिटी। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। आई होप कि आपके लिए 3 क्वेश्चन हमने देखे, तीनों समझ आए होंगे आपको, और ये 12 नंबर के क्वेश्चन है टोटल। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी अगले सेक्शन की तरफ, उसमें उस पे चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है सेक्शन ई में। यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 24 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा दिया जाएगा और दिया जाएगा। तो 27वां क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण करना है। वैश्वीकरण के आपको एक तरह से परिणाम बताने, वैश्वीकरण से क्या हुआ, नकारात्मक सकारात्मक दोनों बता सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अगर हम पहले सांस्कृतिक पर देखें परिणाम को, तो इस तरह से हो जाएगा आपका, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से यह डर पैदा होता है कि यह प्रक्रिया दुनिया में विभिन्न संस्कृतियों के लिए खतरा बन गई है। ठीक है, सांस्कृतिक आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति क्या है, नष्ट होती जा रही है। किस तरह से नष्ट होती जा रही है, जब हमने वैश्वीकरण अपनाया तो दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पे आके कार्य कर सकते हैं,
अपनी कंपनियां डाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे देशों की चीजें भी हमारे पास आने लगी, जिससे हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसको उसके लिए एक खतरा बन गई है। एक तो ये आप लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैश्वीकरण एक समान संस्कृति का उदय होता है, जिसे सांस्कृतिक समरूपीकरण कहा जाता है, ठीक है। वैश्वीकरण होता है तो एक जैसा सबकी संस्कृति डेवलप होने लग जाती है, जिसे सांस्कृतिक समरूपीकरण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे बर्गर या नीली जीन्स, ठीक है, इसकी लोकप्रियता आप देख सकते हैं पूरे विश्व में जो है फैल गई है। उदाहरण के लिए अमेरिकी जीवन शैली के शक्तिशाली प्रभाव बर्गर या नीली जीन्स का बढ़ गया है। इससे पूरे विश्व की जो समृद्ध सांस्कृतिक जो विरासत है वो सिकुड़ती जा रही है, ठीक है। एक तो ये आप डाल सकते हैं। पहले आप देखेंगे कहाँ जो है भारत में यहाँ पे जो है धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, ये सारी आपकी पहनावा था। पहनावे में आप में बदलाव आया, यहाँ पे आप खान पान में बदलाव देख सकते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कभी-कभी बाहरी प्रभाव हमारी पसंद को बढ़ा देते हैं और कभी-कभी वे पारंपरिक को प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित करते हैं। दूसरी ओर नीली जीन्स खादी के कुर्ते के साथ अच्छी लगती है, जबकि सांस्कृतिक समरूपीकरण वैश्वीकरण का एक पहलू है। वह प्रक्रिया ठीक विपरीत प्रभाव को उत्पन्न करती है। यह प्रत्येक संस्कृति को अधिक भिन्न और विशिष्ट बनने की ओर ले जाता है। इस घटना को सांस्कृतिक विषमता कहा जाता है। तो सांस्कृतिक प्रभाव में आप इजिली ये जो है आप किताबी लैंग्वेज ना लिखे, अपने आप से लिखना है। जैसे आपके साथ हुआ क्या, जैसे हम देखेंगे हम पहले जो है कुर्ता पहना करते थे, धोती पहना करते थे, भारत में लोग देखें तो वो नीली जीन्स पहनने लगे। किसमें बदलाव आया? पहनावे में बदलाव। हमारी जो त्योहार है उसमें भी आप डाल सकते हैं, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक परिणाम में। हमारे खान पान में बदलाव, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 3 पॉइंट बहुत है इसके लिए, एंड आपका 3 पॉइंट आप इसका लिख देंगे वैश्वीकरण का, तो 6 नंबर का हो जाएगा। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम के बारे में अगर आप 3 पॉइंट लिख देते तो क्या क्या डाल सकते हैं? वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम को देखें हम, तो सबसे सरल स्तर पर वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम राज्य की क्षमता का कम होती है। राज्य की जो क्षमता है उसमें कमी आई है, अर्थात सरकार की वह जो काम करने की क्षमता है वो कम हो रही है, सीमित हो रही है। एक तो ये आप डाल सकते हैं। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य अब अधिक न्यूनतमवादी राज्य का स्थान ले रहा है, जो कानून और व्यवस्था के रखरखाव और अपने नागरिकों की सुरक्षा जैसे कुछ मुख्य कार्य करता है। परंतु यह ध्यान देना होगा कि वैश्वीकरण हमेशा राज्य की क्षमता को कम नहीं करता। राज्य सर्वोच्च संगठन रहेगा, प्रौद्योगिकी राज्य की क्षमता को बढ़ा सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो परिणाम पूछे गए वैश्वीकरण के, इसमें इन्होंने आपके देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें दिखाई है। जैसे सांस्कृतिक का देखेंगे, इन्होंने पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया, ठीक है। ऐसी राजनीति के बारे में बताया कि सरकार का जो काम है वो कम कर दिया है और जो क्षमता है वो भी कम हुई है इससे। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि सरकार जो है यानी राज्य हमेशा जो है सर्वोच्च संगठन रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने कही है। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहे हैं यहाँ पे। इस वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणाम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। तो ये था वैश्वीकरण। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। जरूरी नहीं है आप किताबी लैंग्वेज में लिखने की। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे कल्चरल जो है इम्पैक्ट पड़े हुए हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या रिजल्ट आए, कल्चरल रिजल्ट एंड आपका जो है पॉलिटिकल रिजल्ट परिणाम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, आप इसे पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल के बारे में, और हमने ऊपर देखा कल्चरल के बारे में। तो ये हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं 3 कारणों का बताना है आपको। वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों किया जाता है? तो आप देखेंगे आप ये चीजें आप लिख सकते हैं। जैसे वैश्वीकरण पे जो है पश्चिमी देशों का दबदबा है, ठीक है। यानी जो विचारधारा एक पूंजीवादी उसको एक विशेष चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाता है। यह वामपंथियों द्वारा दिया गया तर्क है, ठीक है। ये इनके तर्क है वामपंथियों द्वारा। ये कहते हैं कि ये वैश्वीकरण को अपनाने से होता क्या है कि अमीर और अमीर बन जाता है, गरीब और गरीब बन जाता है। एक ये तो इसलिए इनका जो है प्रतिरोध किया जाता है, विरोध किया जाता है। आगे देखिए हम, चूंकि वैश्वीकरण ने राज्य को कमजोर कर दिया, ये गरीबों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। तो ये भी कहा जाता है। वैश्वीकरण का विचार आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद से विपरीत है, ठीक है। ये आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद से बिल्कुल अलग है, ठीक है, विपरीत है, उल्टा है। वैश्वीकरण के कारण लोग अपने सदियों पुराने जो मूल्य है और तौर तरीके हैं वो खो दिए हैं। कुछ आलोचक सोचते हैं कि वैश्वीकरण साम्राज्यवाद का दूसरा रूप है। विश्व सामाजिक मंच, और देखिए हम वर्ल्ड सोशल फॉर्म कहा जाता है इसको, WSF, ठीक है।
इसके द्वारा भी विरोध किया जाता है। एंड आपका आर्थिक रूप से शक्तिशाली राज्य द्वारा अनुचित व्यापार प्रथा वैश्वीकरण का कारण एक सामान्य घटना बन जाएगी। 1999 में विश्व व्यापार संगठन की जो एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, वहां पर उसमें जो है सिएटल में इस प्रकार का जो है प्रकाश डाला गया था। ठीक है, तो विरोध के कारण है, बहुत सारे आप कारण लिख सकते हैं। आपकी संस्कृति नष्ट हुई है, जो अगर हम देखें यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। किस तरह राज्य का जो है राज्य को कमजोर कर दिया गया है, जो एक होता है आत्मनिर्भरता देश की, उसको भी ये खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये खत्म कर रहा है, तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके जो है जो भी नेगेटिव हम पे प्रभाव पड़े हैं या प्रतिरोध क्या किन वजह से कहा जाता है। अगर हम देखें इसको इंग्लिश मीडियम में एनालाइज करना है, एनी थ्री रीजन ऑफ जो है रेसिस्टेंस ऑफ टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस बदलती हुई दुनिया में मजबूत और पुनर्जीवित संयुक्त राष्ट्र जो है वांछनीय है। इस एक सशक्त संयुक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालना है। तो देखिए आज के समय में अगर हम देखें तो जो यूएनओ है इसके बारे में बात की गई है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, ये कब बना था? 1945 में बना था, लेकिन इसमें क्या है, बदलाव हुआ ही नहीं है। तो इस बदलती दुनिया में देखिए तो मजबूत और पुनर्जीवित संयुक्त राष्ट्र जो है वांछनीय है। एक सशक्त संयुक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक सुधार क्या क्या है? तो मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं, क्या क्या चीजें हम देखें जिसके अंदर सुधार हो सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के संगठनात्मक ढांचे और प्रक्रिया में इसका सुधार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो मुद्दे हैं उनकी समीक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, प्रमुख चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना रही है, जो काफी हद तक स्थिर बनी हुई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता का विस्तार हुआ है। तो यहाँ पे एक इसका सुरक्षा परिषद है जिसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं हुए, चेंजेस ही नहीं हुए। इसमें 5 स्थायी के स्थायी सदस्य शामिल है जो कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में जीते थे। ठीक है, तो जब से लेकर अभी तक वो जो है स्थायी सदस्यता लिए हुए हैं और कोई देशों को दिया ही नहीं गया। तो ये चीजें कहा गया है। यूएनएससी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संयुक्त राष्ट्र की जो है बजटीय प्रक्रिया और उनके प्रशासन में सुधार का प्रस्ताव। कुछ देश चाहते हैं कि संगठन सुरक्षा मिशन और शांति में बड़ी भूमिका निभाए, अन्य चाहते हैं कि मानवीय भूमिका भी निभाए। तो ये चीजें हैं, इसमें बदलाव कुछ इस तरह से हो सकते हैं या सुधार हो सकते हैं। बाकी आप देखेंगे यूएनओ को इसलिए बनाया गया था ताकि सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस जैसा कोई वॉर ना हो। लेकिन आप देखेंगे फिर भी जो है विश्व में वॉर चल रहा है अभी भी, यूक्रेन और रशिया का। तो आप देखेंगे क्या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, क्या जो यूएनओ है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने अपनी जो भूमिका है, जो भी उसकी एक नाम था उसका, क्या वो खो दिया है? ठीक है, या हमें इसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए ऐसे रूप में कि ये शांति स्थापित कर सकता है? ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजिंग जो है अ स्ट्रॉन्ग एंड जो है रेविटल यूनाइटेड नेशन इज डिस्क्राइबल इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। हाईलाइट करना है द रिफॉर्म नीडेड अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, कुछ इस तरह के आपके पॉइंट्स है। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में 8वें में पूछा गया क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड ही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना के बारे में आपको बताना है। आपकी राय में इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों को दिए जाने जो अधिकार दिए जाते हैं, विशेष अधिकार, स्थायी और अस्थायी सदस्य इसमें शामिल है। ठीक है, कौन कौन से स्थायी है? 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। इसके बीच अंतर क्या होता है स्थायी और अस्थायी के बारे में? तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी संरचना के बारे में। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। सुरक्षा परिषद में देखेंगे तो टोटल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी है और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों में भारत भी आता है। अभी 2021 में जो है भारत को अस्थायी सदस्यता मिली थी। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस और चीन। ये 5 देश है जिनको जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है उसके अंदर स्थायी सदस्यता हासिल है। आखिर होता क्या है स्थायी सदस्यता? स्थायी सदस्यता वो होता है कि इसके इनको क्या है कि वीटो की शक्ति रहती है, इनको वो प्राप्त है। वीटो के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोई भी जो है प्रस्ताव आ रहा है, अगर उन्होंने वीटो कर दिया तो वो पारित भी नहीं होगा, आगे उस पर काम भी नहीं होगा। तो ऐसे 10 स्थायी सदस्य देखिए तो इनका होता क्या क्या है, 2 वर्षों में जो है चुने जाते हैं ये, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष जो है सेवा करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे देशों को मौका दिया जाता है और उस अवधि के बाद नव जो निर्वाचित सदस्य उसको स्थान देते,
किसी देश को 2 वर्ष का जो है कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद फिर से निर्वाचित नहीं किया जा सकता। तो कुछ इस तरह से इनकी संरचना है। अगर स्थायी देखें और अस्थायी सदस्यों के बीच विशेष अधिकार में अंतर क्या है, तो हमें इसे समझना चाहिए कि इन 5 राज्यों को स्थायी सदस्य का रूप में चुना गया है। किनको किनको मैंने अभी आपको बताया, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सबसे शक्तिशाली राज्य थे और युद्ध में ये विजेता थे, तो इनको पांचों को मिल गया स्थायी सदस्यता। ठीक है, इन स्थायी सदस्यों को क्या है, वीटो की पावर यानी विशेष अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब ये होता है कि वे निर्णय को रोकने के लिए नकारात्मक तरीके से मतदान कर सकते हैं। इसको हम विशेष अधिकार, ठीक है, इस विशेषाधिकार के कारण इनके पास अगर ये वीटो है तो कोई भी जो है प्रस्ताव पारित हो रहा हो उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं ये। ठीक है, या कोई भी डिसीजन हो रहा हो यूएनओ के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, तो ये रोक लगा सकते हैं। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं। गैर स्थायी सदस्यों के पास ऐसा विशेषाधिकार नहीं होता है। तो ये डिफरेंट है, जो स्थायी और अस्थायी सदस्य है जो हमारे जो यूएनओ है उसके अंदर है। ठीक है, टोटल 15 है जिसमें से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट in your opinion is the main difference between the जो है privileges granted to its permanent and जो है temporary members। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से। स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बताया गया इन्होंने स्ट्रक्चर को बताया, फिर डिफरेंट यहाँ पे देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच, तो यहाँ पे बताया गया इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 का, अथवा आगे हम आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 29। देशी रियासतों के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संघ में लाने का मुख्य कारणों के बारे में आपको बताना है। उस नेता का नाम बताना है जिसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी ऐतिहासिक भूमिका निभाई, और उनका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले आप जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही भारत को एक पूरा राष्ट्र ये अकेले आपको एक करने में। ठीक है, एक जो भारत कई भागों में टूटा हुआ था या कई अलग अलग शासन थे अलग अलग जगहों पर भारत के हिस्सों में, तो उनको सबको जो है भारत में मिलाना, भारतीय संघ का हिस्सा बनाना, इनकी एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। ठीक है, बाकी 2 देशी रियासतों को भारतीय संघ में लाने के मुख्य कारणों की सूची बनानी। जैसे भारत पाकिस्तान का अगर विभाजन हुआ उसके बाद देखेंगे तो इनके पास क्या क्या चीजें थी। जो 565 रियासतें थी भारत में, आप सभी को पता होगा। जब भारत के टूटने के बाद का ये कुछ इस तरह से मैप है। ठीक है, इसमें 500 उसको मिला के भी 565 रियासतें थी। भारत में देखें तो 565 रियासतें थी। इसमें जो है अलग अलग, कहीं अलग किसी क्षेत्र में अलग राज कर रहा है राजा, किसी अलग क्षेत्र में जैसे हैदराबाद, मणिपुर, ठीक है, हमने देखे जम्मू कश्मीर में अलग राजा। तो इनको जो है भारतीय संघ में मिलाने के लिए जो ब्रिटिश लोग थे जो हम पे राज कर रहे थे, उनके पास उन्होंने 3 जो है ऐसे इन्होंने पॉइंट दिए इनको कि आप या तो स्वतंत्र राष्ट्र बन जाइए, या भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। 3 विकल्प इनके पास छोड़े थे। तो कुछ ऐसे स्टेट भी थे या कुछ ऐसी क्षेत्र भी थे जो क्या है स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी भूमिका निभाई। उन्हीं के कारण जो है आज भारत के जो शामिल नहीं हो रहे थे, जैसे हैदराबाद हो गया, ठीक है, मणिपुर, जूनागढ़, इन चीजों को जो है इन्होंने शामिल किया अपने में। जम्मू कश्मीर भी यहाँ तक उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे पूछा गया कारण क्या थे, तो अधिकांश रियासतों को लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनाने चाहते थे। ठीक है, एक तो ये सरकार कुछ क्षेत्रों को उनकी मांगों को जो है, जो भी उनकी मांग थी उनको समायोजित करने के लिए, स्वायत्ता देने में के लिए, लचीला होने के लिए तैयार थी। एंड सरकार राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं के एकीकरण और दृढ़ीकरण को बनाए रखने के लिए दृढ़ थी। तो ये कारण थे जिससे तो हमने जो देशी रियासतें थी उसको अपने में मिलाया। किसकी नेता की भूमिका थी, तो मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने किया क्या, वह सभी रियासतों तक उन्होंने सबको मिलाया। उन्होंने जो अपनी शांतिपूर्वक हो या कूटनीतिक तरीके हो उनके द्वारा जो है भारत को जो है बिल्कुल एक बनाया। ठीक है, भारत में जो भी टूटे हुए स्टेट थे या अलग होना चाहते थे उनको भी भारत में शामिल करवाया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे ये आंसर हो जाएगा। आगे हम इसको इंग्लिश मीडियम में आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 29 एंड आपका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में लीडर कौन थे एंड हिस्टोरिकल रोल के बारे में उनके बताने थे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
अब आते हैं हम इसी के 8वें में। 8वें में जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के किन्हीं 3 कारण आपको बताने हैं। भारत की स्वतंत्रता होती है 1947 के बाद जो है, आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्या-क्या कारण, राज्य पुनर्गठन आयोग देखिए तो 1950 में बनाया गया। इसकी स्थापना के क्या कारण थे? देखिए, आजादी की बात करें हम, आजादी के बाद देखें तो आजादी की और विभाजन के बाद स्थितियां बदल गई। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि भाषा के आधार पर राज्य को बनाने में क्या व्यवधान और विघटन हो सकता है। ठीक है, यानी इन्होंने सोचा कि भाषा के आधार पर राज्य को ना बनाया जाए, हम जो है इन्होंने इनको मना किया। ठीक है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों के पुनर्गठन के मामले को जो है स्थगित करने का फैसला किया। फिर बाद में क्या होता है आपको पता होगा, कई ऐसे आंदोलन हुए जो भाषा के आधार पर राज्य करने की मांग कर रहे थे। जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व के इस निर्णय को स्थानीय नेता और जनता ने चुनौती दी थी। पूरे पुराने जो मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध हुआ इसका, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके कुछ हिस्से केरल और कर्नाटक शामिल थे। इसे जो है विशाल जो है आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनके नाम से जाना जाता है। आगे हम देखें तो इस आंदोलन ने मांग की थी कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को क्या है मद्रास से अलग कर दिया जाए और उनको क्या है एक अलग राष्ट्र, एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा। तो वो मानती नहीं है केंद्र सरकार इनकी बात, भाषा के आधार पर उन्होंने कहा था नहीं बनेगा। लेकिन क्या होता है कि एक नेता होता है कांग्रेस का, वो 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर जो है बैठ जाते हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर लोग जो है बहुत सड़कों पर उतर आते हैं, प्रदर्शन करने लग जाते हैं। इससे फिर जो है जाकर अंत में प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में एक अलग जो है आंध्र जो है यानी आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। आप देखेंगे कुछ इस तरह से हुआ। आंध्र प्रदेश के जो है गठन ने देश के अन्य हिस्सों में भी अन्य राज्यों को भी भाषाई आधार पर बनाने के लिए संघर्ष को गति दी। अब आंध्र प्रदेश जब भाषा के आधार पर बन गई तो और भी भाषाएं बोली जाती है भारत में, तो उन्होंने भी जो है अपनी आवाजें उठाई और धीरे-धीरे क्या है भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया। यहाँ पे देखेंगे इन संघर्षों ने केंद्र सरकार को 1953 में राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिए विवश किया और इस प्रकार एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो ये हो जाएगा आपका जो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं, डिस्कस एनी 3 रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन है, आंसर्स आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, गठबंधन की सरकार में, जो गठबंधन की सरकार है भारत में लोकतंत्र के वरदान साबित हुई है। लोकतंत्र के लिए क्या है वरदान साबित हुई है। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखना है। देखिए गठबंधन होता क्या है, जब कोई जैसे 2 पार्टी है ये खड़ी हुई चुनाव के लिए, जैसे 3 पार्टी मान लीजिए यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है, 1, 2 और 3, इन्होंने चुनाव अपने वो प्रधानमंत्री पद के लिए ये खड़े हुए हैं यहाँ पे और इन्होंने तीनों अपने एक-एक प्रतिनिधि जो है खड़ा किया है, ठीक है, तो इनको वोट पूरे चाहिए 50, ठीक है। अब इनको मिल गया है 40 वोट, इनको मिल गया है 25 वोट, इनको मिल गया है 27 वोट, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मिल गया है वो मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर ये दोनों शामिल हो जाते हैं तो इनको मिला के क्या बन जाएगा 25 और ये 27 कितना हो जाएगा 52। तो ये बन सकते हैं या ये भी गठबंधन कर सकते हैं, ठीक है, या ये और ये एक साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ था जब जो है सीटें नहीं ला पाए तो गठबंधन की सरकार आई, गठबंधन की सरकार आई तो उसके अंदर आप देखेंगे जो कांग्रेस एक चली आ रही थी कांग्रेसवाद, ठीक है, अब फिर उसके बाद धीरे-धीरे क्या है कांग्रेस का भी थोड़ा-सा जो है गैर कांग्रेसवाद का उदय होता है, क्योंकि ऐसे नेता भी शामिल होते हैं जो कांग्रेस की कुछ जो है आप विचारधारा अलग थी उनकी, ठीक है, तो ऐसे भी हुए जिससे आप कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार से जो है लोकतंत्र के लिए एक ये वरदान साबित हुई। इसमें कई नेता आए शामिल हुए, फिर उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, जैसे 1971 में लोकसभा के चुनाव और 1972 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उन सभी तनावों और संघर्षों को अवशोषित करने की क्षमता नहीं थी जिनके लिए कांग्रेस प्रणाली जानी जाती थी, ठीक है। 1975 में आपातकाल की घोषणा, एक बार फिर जो है विपक्ष को एक साथ ला दिया इन्होंने। फिर जनता पार्टी बनती है 1977 में, वो आती है, आपने पढ़ा होगा। फिर जनता पार्टी जो है एकजुट नहीं रह सकी, इसमें दिशा नेतृत्व और सामान्य कार्यक्रम का अभाव था। फिर 1980 में 1980 और 84 में चुनावों में कांग्रेस ने फिर एक बार जीत हासिल की। हालांकि यह एक नेता श्रीमती की अपील पर निर्भर था।
एंड आगे देखिए हम 1989 में के चुनाव को देखें तो वहां से गठबंधन का दौर हमारा चालू हो गया। के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन ये विपक्ष में बैठी हुई थी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों के गठबंधन का गठबंधन का गठन किया गया। 1989 के चुनाव ने कांग्रेस के प्रभुत्व के अंत और गठबंधन सरकारों की इन्होंने शुरुआत करी और उसको चिन्हित किया कि क्योंकि इसके बाद एक या दो दलों को कभी भी अधिकांश वोट या सीटें नहीं मिली। किसी भी लोकसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसने केंद्र में गठबंधन सरकार के युग की शुरुआत की, जिसमें क्षेत्रीय दलों ने सत्तारूढ़ गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा आपका। तो गठबंधन क्या है? लोकतंत्र के लिए वरदान साबित हुई है। इसके अंदर आप देखेंगे अगर गठबंधन नहीं होता तो हमारा चुनाव का भी माहौल मतलब गठबंधन नहीं होता तो सही नहीं होता, क्योंकि एक तो चुनाव में इतने ज्यादा पैसे लगते फिर से चुनाव करवाना, एक तो ये आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। और भारत में आपको पता है कितनी जनसंख्या है, इस स्तर पर हम कह सकते हैं कि अच्छा हुआ है, गठबंधन का दौर भी था, वो भी अगर हम देखें लोकतंत्र के लिए तो वरदान ही साबित हुई है, क्योंकि कांग्रेस आते जा रही थी, उसमें से फिर और नेता जुड़े, क्षेत्रीय जो संगठन थे वो भी उसमें निकल कर आए, उन्होंने भी गठबंधन किया। इंग्लिश मीडियम में आप कुछ इस तरह से इसे देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एंड आपका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। हम आते हैं अब इसी के अथवे में बोला गया है 1980 के दशक के अंत में 1980 का दशक बोला गया, यानी 80 से 80 से 90 के बीच, ठीक है। इसके दशक के अंत में यानी 90 के पास तीन प्रमुख घटनाक्रम का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने भारत की राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1989 से आपका गठबंधन का दौर शुरू हो गया था, यानी कांग्रेस प्रणाली का अंत, मुख्य विकास कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत था, जो 2 दशकों तक चला, क्योंकि पार्टी 89 के चुनाव में हार गई थी। हालांकि पार्टी 1991 में 3 के बाद सत्ता में वापस आई। राजीव गांधी की हत्या, लेकिन इससे पहले की तरह राजनीतिक परिदृश्य पर अपना प्रभुत्व खो दिया। तो एक तो ये कांग्रेस प्रणाली का अंत देखें हम। मंडल मुद्दा देखें हम, तो मंडल मुद्दा क्या था? इसमें आरक्षण के लिए था, ठीक है। ओबीसी जो थे उम्मीदवार, उनके आरक्षण के लिए बात की गई थी, 27% और नौकरियों का आरक्षण था ये, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा नई आर्थिक सुधार। इसे देखिए हम, नई आर्थिक सुधार इन्हें संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में घोषित किया था, जिसे श्री द्वारा किया गया था। राजीव गांधी लेकिन श्री के तहत अधिक दिखाई दे रहे थे। 1991 में नरसिम्हा राव का कार्यकाल आता है, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया और हमारी विदेशी भंडार में सुधार किया, और बाद की सरकारों ने व्यापक रूप से उनका पालन करना जारी रखा। आगे देखिए, राजीव गांधी की हत्या, जब वो तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे समूह के द्वारा, लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम जो थी, वहां पे उनकी एक संघ था, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस इसके बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये चीजें आप डाल सकते हैं जब बात हो रही है 1980 के दशक के अंत के बारे में, ठीक है। क्या क्या राजनीति में हुआ ये आपको बताना था। आगे हम आए, इसी को आप इंग्लिश में कुछ इस तरह से देख सकते हैं। एनालाइज करना है 3 मेजर डेवलपमेंट्स इन द लेट 1980s दैट हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। आगे हम देखें, ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा पेपर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि कैसे थे क्वेश्चन, कैसे थे, आपको समझ आ रहे थे कि नहीं। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आपको सही से रेडी करके जाना है। एंड आपका कल पेपर है, सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।